अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ एंड वेलकम टू माय चैनल। CS101 की प्रिपरेशन प्रीवियस वीडियोस हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये प्लेलिस्ट है, अगर किसी ने भी अभी तक मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर डिस्कशन स्टार्ट की थी। फर्स्ट 2 जनरेशन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जिस जनरेशन की तरफ हम जा रहे हैं वो 3rd जनरेशन है, लेकिन उससे पहले जो 2nd जनरेशन के डिसएडवांटेजेस थे उनको हम याद कर लेते हैं कि वो कौन कौन से 2 डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से हमें 3rd जनरेशन की ज़रूरत पेश आई। पहला डिसएडवांटेज था कि हमारा कोड मशीन डिपेंडेंट हो चुका था, मतलब कि एक कोड एक कंप्यूटर के ऊपर अगर काम कर रहा है तो वो दूसरे कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं करेगा। इसकी रीज़न थी यूज़ ऑफ निमोनिक्स, और वो निमोनिक्स एक मशीन की समझ में आ रहे हैं क्योंकि उसी मशीन के लिए वो कोड लिखा गया है, लेकिन दूसरी मशीन की समझ में वो निमोनिक्स नहीं आ पा रहे। दूसरा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि हमें छोटे छोटे से स्टेप्स की सूरत में काम करना पड़ रहा था, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एकदम से अपना सारा काम क्लियर कर सकें ताकि हमारा टाइम बच जाए, ताकि हमारी कॉस्ट बच सके। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर 2 चीज़ों को हमें ऐड करवाना है तो हमें 5 लाइनों का कोड लिखना है, चाहे वो मशीन लैंग्वेज में है चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोड मैक्सिमम 1 लाइन के अंदर हम लिखें और काम हो जाए, ख़त्म। इसी वजह से अर्ली जनरेशन्स के अंदर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जनरेशन नंबर 3 इंट्रोड्यूस करवाई गई। और ज़ाहिरी सी बात है, हमारी जनरेशन नंबर 2 में सबसे पहला डिसएडवांटेज था मशीन डिपेंडेंसी। तो हमने जनरेशन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले अपनी मशीन डिपेंडेंसी को ख़त्म किया, मतलब कि अब हमारा कोड जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट हो चुका है। दूसरा हमारा डिसएडवांटेज ये था कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर सोचना है। तो ज़ाहिरी सी बात है, जो हमारी 3rd जनरेशन होगी उसके अंदर हम ऐसी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके अंदर हम लार्ज इंक्रीमेंटल स्टेप्स के अंदर काम कर सकें और हमारा टाइम बच सके। अगर 3rd जनरेशन की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो बहुत फेमस लैंग्वेजेस में से 2 यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक है फोर्ट्रॉन, दूसरी है कोबोल। फोर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फॉर्मूला से ही आपको समझ आ गया होगा, ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज थी जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स के लिए और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए बनाई गई, फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इसी से आपको ये बात याद रखनी है। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी एब्रीविएशन से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड है। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ, यूएस नेवी की बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए इसको डेवलप किया गया था। अपने हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप साथ साथ अपना जो सा हैंडआउट्स के ऊपर काम है इसको हाईलाइट करते जाओ, क्योंकि MCQs मैक्सिमम टाइम्स जो से हैं वो इधर से ही आएंगे। जो चीज़ें भी मैं हाईलाइट करवा रही हूँ आप हाईलाइट करते जाएँ। जिस टाइम आपका पेपर हो आपने जाने से पहले एक दफ़ा ये हाईलाइटेड चीज़ें पढ़ के जानी है, इंशाल्लाह MCQs आपके क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे आज ही मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगी जिसके अंदर हम करंट पेपर्स जो से हैं आपके बहुत लेटेस्ट वाले पास पेपर्स उनको डिस्कस करेंगे, MCQs को भी डिस्कस करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो सी कि हमारी यहाँ पर हमने चेंज की वो मशीन डिपेंडेंसी को मशीन इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट किया, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ लार्ज इंक्रीमेंटल स्टेप्स के अंदर हमने काम करना शुरू कर दिया। फोर्ट्रॉन एंड कोबोल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है, इसकी एब्रीविएशन क्या है और इनको क्यों डिवेलप किया गया था। अब यहाँ से हम चलते हैं अगले लेवल की तरफ, जहाँ पर हम 3rd लेवल पे आ चुके हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस टाइम पर हम यूज़ कर रहे थे असेंबली लैंग्वेज, तो हम कह रहे थे कि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की समझ में नहीं आती, इसी वजह से हम असेंबलर्स को यूज़ करते हैं ताकि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम पूरे का पूरा वो ट्रांसलेट करे और कंप्यूटर को समझाए। तो ज़ाहिर सी बात है, अभी भी 3rd जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो हमारे पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करे इनटू मशीन लैंग्वेज और उसके बाद जाके कंप्यूटर को समझा दे। हमें अभी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। इसी तरह से ट्रांसलेटर का यही काम है। ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लेता है, उसको समझता है, ट्रांसलेट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर को समझा देता है। अब अगर ट्रांसलेटर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 तरह के ट्रांसलेटर्स उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाए गए थे।
एक है हमारे पास कंपाइलर और दूसरा है इंटरप्रेटर इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स, इनको लिखा जाता है। अब कंपाइलर क्या करेगा, आपका जो भी कोड है उसको कंपाइल कर देगा या उसको ट्रांसलेट कर देगा कंप्लीटली, पूरे के पूरे कोड को पहले ट्रांसलेट कर लेगा और उसको स्टोर कर लेगा और फिर फ्यूचर में उसको यूज़ करेगा। क्लियर। अगर इंटरप्रेटर की बात की जाए तो इंटरप्रेटर डायरेक्टली काम करता है, वो पूरे के पूरा हाई लेवल लैंग्वेज जो सा कोड है उसमें से एक लाइन उठाता है, उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब कि ये फ्यूचर यूज़ के लिए इसको स्टोर करके नहीं रखता। दोनों जो से चीज़ें हैं, दोनों ट्रांसलेटर्स टाइम टू टाइम अपने लिहाज से इस्तेमाल की जाती हैं। अब मैं आपको हैंडआउट्स की तरफ लेकर चलती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ट्रांसलेटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया किस लिए, हाई लेवल प्रिमिटिव्स को लो लेवल लैंग्वेजेस में, मतलब कि मशीन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ऐसे ट्रांसलेटर्स को, ऐसे प्रोग्राम्स को किस चीज़ का नाम दिया गया, दीज ट्रांसलेशन प्रोग्राम्स वर ऑफन कॉल्ड कंपाइलर्स। इसके अलावा एक और ट्रांसलेटर इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि था इंटरप्रेटर। दोनों के दरमियान का डिफरेंस मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। इंटरप्रेटर क्या करता है, एग्जीक्यूटेड द इंस्ट्रक्शंस as they were translated instead of recording the translated version for future use। होपफुली आपको इंटरप्रेटर में और साथ ही साथ कंपाइलर में फ़र्क समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो अभी भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूंगी। अब हम चलते हैं किस तरफ के, सबसे पहला कंपाइलर किसने लिखा था, किसने सबसे पहला कंपाइलर इंट्रोड्यूस करवाया था, बिकॉज ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और MCQs भी। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ ग्रेस होपर, who is recognized as the developer of the first compiler। क्लियर है, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लें, MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेजेस वर्सेस फॉर्मल लैंग्वेजेस। अब नेचुरल लैंग्वेजेस का अगर हम वर्डली मतलब देखें, मतलब कि कुदरती तौर पर हम जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मतलब उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, कोई भी ज़ुबान है आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचुरल लैंग्वेज है और उसकी कोई रूल्स नहीं है। मतलब कि अगर हम उर्दू में बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बीच में इंग्लिश के वर्ड्स भी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको हम यानी कि आम लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, नेचुरली मैं बात कर रही हूँ। मैं बीच में ही उर्दू के वर्ड्स भी यूज़ कर लूँगी, इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर लूँगी, बाज़ दफ़ा हम घरों में आपस में बात करते हुए पंजाबी यूज़ कर रहे हैं। तो ये नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, इनके कोई हार्ड जो है वो रूल्स नहीं होते। बट अगर फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात की जाए, आप अगर किसी ऑफिस में बैठे हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, तो आप बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। उर्दू में बात कर रहे हैं, अगर माहौल उर्दू का, आप उर्दू में ही बात करेंगे। अगर आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी, आप इंग्लिश में ही बात करेंगे। मतलब कि आप जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे। अब फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। सो अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली फॉर्मल लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसमें हम बहुत से रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। यूज बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इट ऑल्सो है स्ट्रिक्ट रूल्स। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंगली यही है कि हम मशीन इंडिपेंडेंसी जो सी है ना उसको हासिल कर चुके हैं। अभी तक मशीन इंडिपेंडेंसी इस तरह से हासिल कर चुके हैं कि कंपाइलर्स लिखे जाते हैं, कंपाइलर एज अ प्रोग्राम हम लिख सकते हैं और वो डिफरेंट मशीन्स पे यानी कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है एक कोड जो है वो बहुत सी मशीन्स पर यूज़ किया जा सकता है। बट यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है हमारा कहाँ पर, इन द हैंडलिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्योंकि हर मशीन डिफरेंट तरीके से हैंडल करती है, इसी वजह से कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जो कोड के अंदर आ गए और इसी वजह से हमें छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस करनी थी किसके अंदर, कोड के अंदर। अब इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न यही है कि मशीन टू मशीन इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो थे वो डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। इसी वजह से जिस टाइम पे कोड को ट्रांसलेट किया जा रहा था तो साथ में कुछ ऐसे पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक थी, कुछ ऐसी ख़ास खसूसियात थी जो कि उस मशीन के अंदर मौजूद होने पर डिफरेंट तरह से ट्रांसलेट कर रही थी प्रोग्राम को। सो इसी वजह से यहाँ पर हमें क्या करना था, प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी और वो चेंजेस किसने बनाए और किसने पब्लिश किए
तो उस अदारे का नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब यह है कि स्टैंडर्ड का मतलब यह है एक ऐसी चीज़ जो पूरी दुनिया में एक तरह से इस्तेमाल की जाएगी। इस बात को आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए कि हम किलो के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम केजी इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिट पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि किलोग्राम का यूनिट जो है वो आपको इसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, इम्पॉसिबल है ना, बिकॉज स्टैंडर्ड क्या है कि आप केजी से रिप्रेजेंट करोगे। इसी वजह से एक स्टैंडर्ड बना लिया गया। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही यहाँ पर ये है कि स्टैंडर्ड बनाया गया और उसको पब्लिश कर दिया गया ताकि तमाम लोग जो से हैं, जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, वो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अपने जो से कंपाइलर्स हैं उनको डिज़ाइन करें ताकि तमाम जो से मशीन्स हैं उनके ऊपर इंडिपेंडेंटली हर कोड को रन किया जा सके। अब यहाँ पर हम चलते हैं इस चीज़ की तरफ कि कंपाइलर क्योंकि डिज़ाइनर्स बना रहे थे। अब डिज़ाइनर्स जो से हैं जिस तरह से प्रोग्रामर्स लिखते हैं उसी तरह से कंपाइलर जो है वो डिज़ाइनर्स डिज़ाइन कर रहे थे। ऐसी सूरत में बाज़ डिज़ाइनर्स अपने कंपाइलर्स के अंदर कुछ ऐसी फ़ीचर्स दे देते हैं, कुछ ऐसी ख़ासियतें दे देते हैं जो कि सिर्फ उनके ही कंपाइलर में मौजूद हैं और किसी कंपाइलर में मौजूद नहीं होंगी। इस चीज़ को हम लैंग्वेज एक्सटेंशन कहेंगे। अब अगर बात की जाए लैंग्वेज एक्सटेंशंस की तो इसे आप एक ऐसा फ़ीचर बोल सकते हैं जो कोई भी डिज़ाइनर ने अपने कंपाइलर को डिज़ाइन करते वक्त उसमें डाल दिया। अब ये फ़ीचर ज़ाहिरी सी बात है एक डिज़ाइनर ने अपने कंपाइलर में डाला है, बाकी तमाम कंपाइलर्स में ये फ़ीचर मौजूद नहीं होगा, ये लैंग्वेज एक्सटेंशंस मौजूद नहीं होंगी। तो कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो इस फ़ीचर को अपने मद्देनज़र रख के प्रोग्रामर ने लिखा होगा वो बाकी इन्वायरमेंट्स के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। कंपैटिबल ना होने की रीज़न ज़ाहिरी सी बात है कि एक कंपाइलर के अंदर वो एक्स्ट्रा फीचर्स एक डिज़ाइनर ने डाल दिए, लेकिन बाकी तमाम कंपाइलर्स जो डिफरेंट वेंडर्स ने बनाए हैं उनके अंदर वो फीचर्स मौजूद नहीं हैं। इस वजह से वो दूसरी मशीन्स के ऊपर उस तरह से काम नहीं कर पाएगा प्रोग्राम जिस तरह से एक मशीन के ऊपर काम कर रहा था। अब अगर यहाँ पर हम अपनी इस पूरी डिस्कशन को स्टॉप करें और जितनी भी हिस्ट्री या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की उसको देखें और उससे हम डिफरेंट तरह के नताइज हासिल करने की कोशिश करें तो एक चीज़ तो अभी भी क्लियर है कि हम मशीन इंडिपेंडेंसी को 100% हासिल नहीं कर सके, क्योंकि कंपाइलर यूज़ करने के बाद भी अभी तक हमें ये इशू आ रहा है कि एक कंपाइलर एक तरह से काम कर रहा है तो दूसरा दूसरी तरह से काम कर रहा है। सो इस वजह से ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% मशीन इंडिपेंडेंसी हासिल हो गई है अभी हमें, लेकिन हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि इस पूरी जर्नी की वजह से दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम हासिल कर चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पहली ये कि तकरीबन यानी कि हम मशीन इंडिपेंडेंसी के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। इतने नज़दीक पहुंच चुके हैं कि एक सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर से उठा के दूसरे कंप्यूटर पे इजीली भेजा जा सकता है विद अ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। ज़ाहिरी सी बात है कंपाइलर एक पे चेंज है दूसरे पे चेंज है तो हम थोड़ा सा कंपाइलर का ऊपर नीचे करके एक सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हो गई ईजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हमें जो पूरी जर्नी से हासिल हुई थी वो ये थी कि हम मज़ीद इस चीज़ को इस जर्नी को आगे बढ़ाएं। हमें मज़ीद डिमांडिंग गोल्स मिल गए कि किस तरह से हम अपनी मशीन्स को कोड के जहाँ अपने कोड्स को मशीन के लिहाज से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट बना पाने की सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल समझ में आ रही है अभी तक, और वो ये है कि हमारा जो कोड है वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, फिर कहीं जाके कंप्यूटर को समझ आ रहा है। इस पॉइंट पे आके कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि क्या हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। अब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या था और इसमें किस तरह से प्रोग्रामर्स ने काम किया, इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सा हमारा लेक्चर होगा वो इसी चीज़ से रिलेटेड होगा। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।